चंद्रमा की चांदनी रात में महाराज और महारानी महल की छत पर खड़े हैं। बाहर आकाश की ओर देख रहे हैं। महारानी गर्भवती है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी रानी मिली, जिसने मुझे एक ऐसा बेटा दिया जो आगे चलकर मेरी राज गद्दी को संभालेगा और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वह ऐसा साम्राज्य बनाएगा जिस पर कोई भी बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं करेगा, और हमारा दूसरा बेटा भी अपने बड़े भाई की तरह पराक्रमी और महान योद्धा बनेगा। परंतु महाराज, यदि इस बार पुत्र की जगह पुत्री हुई तो? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने राजगुरु से इस बारे में बात की है। उन्हें किसी को भी देखकर उसका भविष्य बताने का अद्भुत वरदान प्राप्त है। तुम्हें याद है ना, हमारे बड़े पुत्र की भविष्यवाणी भी उन्होंने ही की थी, जो अब बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। तो क्या उन्होंने ये भी कहा है कि ये दूसरा पुत्र भी एक महान योद्धा बनेगा? नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये मेरा पुत्र है, एक महान राजा का पुत्र। यह असंभव है कि वो मेरे जैसा ना बने। फिर भी कभी कभी भाग्य अपने फैसले खुद करता है। रानी साहिबा, आप इतना चिंतित क्यों होती हैं? अगर ये योद्धा भी ना बन पाया तो हमारा बड़ा बेटा है ना, बस सब कुछ संभाल लेगा। अब चलिए विश्राम कीजिए और इस बात की चिंता मत कीजिए। जब सुबह हुई तो बड़े राजकुमार एक शक्तिशाली योद्धा बनने के लिए काफी मेहनत कर रहे थे। 4 सैनिक एक कोने में खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। राजकुमार वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। इतनी कम उम्र में ही उन्होंने अकेले 4 पहलवानों को हराया है, और इसके अलावा वे शारीरिक रूप से मजबूत भी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगला सम्राट वही बनेंगे। हमें तो उन पर गर्व है। राज्य का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। हाँ, अब बस देखना है ये छोटा राजकुमार भी अपने बड़े भाई की तरह बन पाता या नहीं। है वो तो है, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत जल्दी हमारे दूसरे राजकुमार आने वाले हैं। हो सकता है वो इनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। हाँ, पर जो भी हो, मैं तो हमेशा बड़े राजकुमार का ही साथ दूंगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे राजगुरु पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं। बड़े राजकुमार ही अगला राजा बनेंगे। उनमें राजा बनने के सारे गुण मौजूद हैं। तभी अचानक महल के अंदर से एक दासी हांफती हुई, घबराई हुई दौड़ी चली आती है, जैसे कोई बड़ी खबर लेकर आई हो। जल्दी जाओ, राजवैद्य को बुलाओ, महारानी को पेट में दर्द हो रहा है। जैसे ही ये बात राजकुमार के कानों में पड़ती है, वो एकदम चौंक उठते हैं। माँ को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? मैं अभी राजवैद्य को लेकर आता हूँ। नहीं राजकुमार, आप यहीं रुकिए, हम जाते हैं और राजवैद्य को लेकर आते हैं। 2 सैनिक तुरंत दौड़ पड़ते हैं। एक सैनिक महाराज को सूचना देने चला जाता है और एक सैनिक राज्य वैद्य जी को बुलाने चला जाता है। कुछ ही समय में महाराज तेजी से वहाँ पहुँचते हैं और उसी समय राज्य वैद्य जी और एक महिला डॉक्टर भी आ जाते हैं। राज्य वैद्य जी अंदर जाने से पहले महाराज से बात करते हैं। आप चिंता न करें महाराज, बहुत जल्द ही आपको एक खुशखबरी मिलेगी। राज्य वैद्य और एक महिला चिकित्सक महारानी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। कुछ देर बाद कमरे के भीतर से नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी के चेहरे पर राहत की हल्की मुस्कान उभर आती है। फिर चिकित्सक महिला शिशु को गोद में लिए बाहर आती है। बधाई हो महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। लेकिन मेरी माँ, वो कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है, अभी आराम कर रही है। आप सब थोड़ी देर बाद उनसे मिल सकते हैं। महाराज, राजकुमार और सैनिक एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखते हैं। चारों ओर खुशी और सुकून का एहसास फैल जाता है। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐलान कर दो पूरे राज्य में, राजकुमार का जन्म हुआ है।
और आज से ठीक 4 दिन बाद महल में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। आसपास के सभी राज्यों और अपने समस्त संबंधियों को न्योता भेजा जाए। राजमहल में रोशनी, नृत्य, संगीत और उत्सव का माहौल है। दूर दूर से अतिथि आए हैं। उत्सव के समाप्त होते ही महाराज संकेत करते हैं। एक सेवक राजगुरु को बुलाता है और राजगुरु धीमे कदमों से कक्ष में प्रवेश करते हैं। उनका चेहरा शांत और गंभीर है। प्रणाम महाराज, आशा है आप और महारानी कुशल मंगल हैं। राजगुरु जी, आपका स्वागत है। भगवान की कृपा से सब कुशल है। आपने मेरे बुलावे पर आकर मुझे सम्मानित किया। मुझे पता है कि आपने राजगुरु का पद त्याग दिया है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक बार हमारे नवजात राजकुमार का भविष्य देखें और बताइए, मेरे पुत्र के भाग्य में क्या लिखा है। महाराज, इतने वर्षों तक आपकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला। ये मेरा परम सौभाग्य रहा। आपके आग्रह पर मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। धन्यवाद राजगुरु। आप कृपा कर शीघ्र मेरे पुत्र को देखें। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। जैसा आप आदेश दें महाराज। राजगुरु धीमे कदमों से बालक के पास जाते हैं और ध्यान से उसका ललाट देखते हैं। कुछ पल तक कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर उनके चेहरे पर हैरानी और गहरी सोच के भाव आ जाते हैं। महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा है। ये बालक युद्ध के लिए नहीं बना है। इसके जीवन का उद्देश्य युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि किसी और महान कार्य में निहित है। वह आपको अपने मार्ग पर लेकर जाएगा, जो युद्ध से कहीं दूर होगा। इसका क्या मतलब है? तो क्या ये लड़ने के योग्य नहीं? नहीं महाराज, ये बालक युद्ध करने के लिए नहीं बना, लेकिन इसके भीतर ऐसी विलक्षण कौशल शक्ति होगी कि सबसे शक्तिशाली योद्धा भी इसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा। आप कैसी बात कर रहे हैं राजगुरु? जो खुद लड़ भी नहीं सकता, वो योद्धाओं के सामने टिकेगा कैसे और उन्हें झुकाएगा कैसे? महाराज, विजय केवल शक्ति से नहीं मिलती। शक्तिशाली से शक्तिशाली योद्धा तब हार मानता है जब उसके सामने बुद्धि घुटने टेक देती है, और छोटे राजकुमार के पास ऐसी बुद्धि है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी बुद्धि और शक्ति है इसके पास राजगुरु, जिसकी आप बात कर रहे हैं? आप कहते हैं कि यह बालक किसी योद्धा से कहीं अधिक महान है, लेकिन क्या वो कुछ खास शक्ति रखता है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? महाराज, इस बालक के पास वो मस्तिष्क है जिसकी चालें किसी योद्धा से बड़ी होंगी। राजन, बताइए, आपके दरबार में कितने विद्वान बुद्धिमान हैं? मेरे दरबार में दुनिया के श्रेष्ठतम विद्वानों में से 2 महाज्ञानी हैं। उनकी बुद्धि के सामने बड़े बड़े विद्वान भी नतमस्तक हो जाते हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन और ज्ञान से हमारा राज्य दिन प्रतिदिन समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तो तैयार रहिए महाराज, बहुत जल्द वो दिन आएगा जब आपके उन 2 विद्वानों में से किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि यह बालक बुद्धि में उन सभी से कहीं आगे निकल जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस तसल्ली करना चाहता था। महाराज, एक बात ध्यान से सुनिए। महाराज, ये बात किसी को भी पता ना चले। दुनिया को यही मानने दीजिए कि इस बालक में कोई विशेष शक्ति नहीं है। पर ऐसा क्यों राजगुरु? क्योंकि इस राजमहल के भीतर तुम्हारे कई दुश्मन मौजूद हैं महाराज। यदि ये बात बाहर फैल गई कि छोटे राजकुमार विलक्षण बुद्धि के धनी हैं, तो उनके जीवन पर संकट आ सकता है। जी राजगुरु, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। ये रहस्य सिर्फ मेरे और आपके बीच रहेगा। इतना बोलकर राजगुरु वहां से चले जाते हैं। अगले दिन महाराज, आपने अब तक छोटे राजकुमार के गुणों के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप उन्हें कैसा देखते हैं।
क्या आपने उनके स्वभाव या बुद्धि में कोई विशेष बात देखी है? मंत्री जी, वो एक आम बालक है, उसमें कोई विशेष कौशल नहीं है, पर मेरे लिए वो उतना ही प्रिय है जितना मेरा बड़ा पुत्र। ये सुनकर बड़ा राजकुमार थोड़े दुखी हो जाते हैं और सभा के बाद अपने पिता से बात करते हैं। पिताजी, क्या सच में मेरे छोटे भाई के पास कोई विशेषता नहीं है? बेटा, लोगों को सच बताना जरूरी है, लेकिन एक बात दिल से कभी मत भूलना, तुम्हारा छोटा भाई वो है, मासूम है, निष्कलंक है, उसकी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। पिताजी, मैं वचन देता हूं, जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक मैं उसके आगे ढाल बनकर रहूंगा, उसे कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। इसी तरह समय बीतता है। 8 वर्ष बाद समय के साथ दोनों राजकुमार बड़े होते गए। बड़े राजकुमार अब 18 वर्ष के हो चुके थे, बलशाली, निडर और योद्धा कौशल में निपुण थे। वहीं छोटे राजकुमार अब 5 वर्ष के हो चले थे, कोमल, जिज्ञासु और बुद्धि के प्रेमी। छोटे राजकुमार रोज 2 दिग्गज बुद्धिमानों के पास बैठते, उनसे प्रश्न करते, कुछ नया सीखते और हमेशा मुस्कुराते रहते। अजीब बालक है, खेलने कूदने की उम्र में ये हमारे बीच बैठा रहता है और महाराज भी कुछ नहीं कहते, जैसे उन्हें सब पता है। छोटे राजकुमार, सभा के बाद हमारे कक्ष में आइएगा, हमें आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। जो आज्ञा पिताश्री। सभा समाप्त होने के बाद छोटे राजकुमार महाराज के कक्ष में पहुंचते हैं। पिताश्री, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, आओ, मैंने तुम्हें एक विशेष बात के लिए बुलाया है। पहले ये बताओ, क्या तुम्हें युद्ध या तलवारबाजी में कोई रुचि है? नहीं पिताजी, मुझे युद्ध में कोई रुचि नहीं, ना ही राजा बनने में है। ओह अच्छा, तो फिर बताओ, तुम्हें किस चीज में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है? मुझे लोगों की सेवा करनी है पिताजी। जब लोग दरबार में अपनी समस्याएं लेकर आते हैं तो मुझे लगता है कि काश मैं उनकी कुछ मदद कर पाता। और एक और बात, मुझे रणनीति करना बहुत अच्छा लगता है। काश एक दिन मेरी बनाई रणनीति हमारी सेनाएं अपनाए। लेकिन बेटा, इन सब के लिए तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। यदि तुम भी मेरे दिग्गजों जैसे ज्ञानी बनना चाहते हो तो उन्हें के साथ तुम्हें समय बिताना होगा, और सबसे जरूरी बात, तुम्हें गुरुकुल जाना होगा। जी पिताजी। तुम्हें 10 वर्षों तक वहां रहना होगा। अगर तुमने सभी परीक्षाएं जल्दी पूरी कर ली तो उससे पहले भी लौट सकते हो। तुम्हारे बड़े भाई ने तो केवल 5 वर्षों में लौटकर सबको चौंका दिया था। अब देखना यह है कि तुम कितने वर्षों में लौटते हो। जी पिताजी, मैं तैयार हूं। तैयार हो क्या? तुम्हें पहले से पता था कि मैं तुम्हें गुरुकुल भेजने वाला हूं? हाँ पिताजी, भैया ने मुझे बताया था कि वो भी 5 वर्ष की उम्र में गए थे, और जब अब मेरी उम्र भी वैसी ही हो गई है तो मुझे पता था कि आप कभी ना कभी ये बात जरूर करेंगे, इसलिए मैं तो बस इंतजार कर रहा था। वाह, तुम तो अभी से ही बुद्धिमता की राह पर चल पड़े हो। नहीं पिताजी, ये तो कोई छोटा बच्चा भी समझ जाता। परंतु तो अभी भी तुम एक छोटे बच्चे हो। इसीलिए तो मैं समझ गया ना पिताजी। क्या बात है, तुमने जो प्रयास किया वह अद्वितीय है। मुझे बहुत खुशी है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी बेटा। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ध्यान रखना पिताजी। मैं वादा करता हूं कि जब मैं लौटूंगा तो आप मुझ पर गर्व करेंगे और फिर हम दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे पिताजी। अगले दिन राजकुमार रथ पर सवार होकर चले जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। आइए राजकुमार, आइए, आपकी प्रतीक्षा थी। गुरुदेव राजकुमार को सभा मंच पर ले जाकर सभी शिष्यों के सामने परिचय करवाते हैं। शिष्यों, आज से ये राजकुमार भी आप सभी के साथ अध्ययन करेंगे। यहाँ सभी एक समान हैं, चाहे वो राजकुमार हो या सामान्य बालक। ज्ञान का मार्ग विनम्रता और लगन से ही खुलता है। तो मेरे प्रिय शिष्यों,
आज से हम संस्कृत भाषा की शुरुआत करेंगे। गुरुदेव, क्या मेरे लिए कुछ और विशेष अभ्यास होगा? क्यों राजकुमार, आपको पढ़ाई में रुचि नहीं? राजकुमार थोड़ा सोचते हुए शांत खड़े हो जाते हैं। मुझे ज्ञात है कि तुम्हें विद्या में रुचि है, परंतु ज्ञान का शस्त्र सबसे बड़ा शस्त्र होता है। तुम्हारे बड़े भाई भी युद्ध में निपुण थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को भी समान महत्व दिया और केवल 5 वर्षों में ही शिक्षित होकर लौट गए। राजकुमार सिर झुकाकर आत्मविश्वास के साथ जवाब देते हैं। तो फिर मैं भी कम नहीं रहूंगा गुरुदेव, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। हाँ, यही तो चाहिए एक सच्चे शिष्य से। नहीं गुरुदेव, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे योद्धा या लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो सिर्फ पढ़ाई में ही रुचि है। तो फिर तुम पढ़ाई क्यों नहीं करना चाहते? राजकुमार, तुम तो पहले ही दिन से अलग काम करना चाह रहे हो। क्योंकि संस्कृत भाषा मुझे पहले से ही आती है गुरुदेव, लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों में तो मैं पहले से जानता हूँ। उसमें समय क्यों गंवाऊं? कृपया मुझे वो ज्ञान दीजिए जो मैं नहीं जानता हूँ। क्या कह रहे हो तुम? अभी तुम सिर्फ 5 वर्ष के ही हो और तुम्हें संस्कृत आती है? हाँ गुरुदेव, मुझे संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं पढ़ने, लिखने और बोलने आती हैं। गुरुदेव को विश्वास नहीं होता। वे राजकुमार का परीक्षा लेते हैं। राजकुमार सभी प्रश्नों का उत्तर सटीक और सरल भाषा में दे देता है। सभी शिष्य और आचार्य स्तंभ रह जाते हैं। राजकुमार, क्या आपने ये सारी पुस्तक पहले से पढ़ रखी है? जी हाँ गुरुदेव, मैंने ये सभी पुस्तकें पढ़ ली हैं कई बार। अब समझ में आया, ये कोई साधारण बालक नहीं, इसमें तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। इसके बाद राजकुमार को 12-13 वर्ष के विद्यार्थियों के साथ बिठा दिया जाता है। अब उन्हें सिर्फ 1 वर्ष का अध्ययन ही करना था और वे गुरुकुल में सबसे आगे थे। कुछ महीने बाद दूसरे राज्य के राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी और महाराज युद्ध के लिए निकलने के लिए तैयार कर रहे थे। पुत्र, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी उन शत्रुओं को परास्त कर इस राज्य की रक्षा करूंगा। तब तक अपनी माँ और राजमहल का ध्यान रखना। जी पिताश्री, मेरी अंतिम सांस तक मैं माँ और राज्य को कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप निश्चिंत होकर युद्ध में जाएं, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ, माँ और इस राज्य को कोई परिंदा भी छू नहीं सकता। अब ये राज्य की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, मैं संभाल लूंगा। महाराज यह सुनकर गर्व से मुस्कुराते हैं और युद्ध के लिए रवाना हो जाते हैं। दो दिन बाद एक सैनिक हाँफता हुआ दरबार में प्रवेश करता है। राजकुमार की जय हो, मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। कहो सिपाही, क्या है? पिताश्री ने युद्ध जीत लिया? जी राजकुमार, महाराज ने युद्ध जीत लिया, लेकिन क्या? साफ साफ कहो। लेकिन राजकुमार, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कहा तुमने? युद्ध के अंतिम क्षणों में जब दुश्मन की सेना पराजित होकर पीछे हट रही थी, तब एक कायर शत्रु ने छिपकर पीठ पीछे वार किया। महाराज का शरीर रक्त से भीग गया और उन्होंने अंतिम सांस लेते हुए मातृभूमि की गोद में सदा के लिए दम तोड़ दिया। ये नहीं हो सकता। कोई मामूली सैनिक मेरे पिता को नहीं मार सकता, यह असंभव है। लेकिन ये सत्य है राजकुमार। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर ये बात झूठी हुई तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। महाराज की वीर गति के बाद महारानी गहरे शोक में डूब गई। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया, ना कोई शब्द बोलते, ना अन्न का एक दाना मुंह में डालते। उनके जीवन की ज्योति ही बुझ चुकी थी। उधर राजकुमार भी इस अपार दुख से भीतर तक टूट चुके थे, परंतु वे जानते थे कि अब समूचे राज्य की निगाहें उन्हीं पर टिकी हैं। अपनी पीड़ा को पीछे छोड़ राज्य को संभालने में जुट गए। राजकाज अब उनके कंधों पर था और वे पीछे नहीं हट सकते थे।
बड़े राजकुमार अब महाराज बन चुके हैं। छोटे राजकुमार को देखकर मुस्कुराते हैं। आइए आइए राजकुमार, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपने मात्र 1 वर्ष में अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली। हमें तो पूरे 5 वर्ष लग गए थे। आप सच में अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हैं। लोग व्यर्थ ही आपको एक साधारण बालक समझते थे, परंतु आप तो। अरे नहीं भैया, आप भी ना, मैं अभी इतना भी खास नहीं। वो सब छोड़िए, ये बताइए पिताजी कहाँ हैं? वो मुझे देखने बाहर नहीं आए? यह सुनते ही पूरा दरबार, पूरा परिवार एकांत शांत हो जाते हैं। छोटे राजकुमार धीरे धीरे गंभीर हो जाते हैं, जैसे मन ही मन कुछ समझ गए हो। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे हैं। आप सब मौन क्यों हैं? कहीं पिताजी को कुछ हो तो नहीं गया? मैं भी ना कैसी कैसी बातें सोचता रहता हूँ। आप सही सोच रहे हैं राजकुमार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं भैया। पिताजी ने मुझसे वादा किया था कि उन्होंने कहा था कि जब मैं लौटूंगा तो ढेर सारी बातें करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे। वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ते, तो अब वो कैसे तोड़ सकते हैं? महाराज बड़े ही प्रेम और धैर्य से छोटे भाई को गले लगाकर समझाते हैं, उन्हें सारा सच विस्तार से बताते हैं। छोटा राजकुमार माँ के कक्ष में प्रवेश करता है। वहाँ एक कोने में बैठी सूनी आंखों से दीवार निहारती महारानी मौन, दुखी और टूटी हुई। माँ, आपने तो कहा था कि जब मैं लौटूं तो अपने हाथ से मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओगी, पर आपने कुछ नहीं बनाया। आप नहीं चाहती कि आपका बेटा, जो 1 वर्ष में आपकी रसोई की खुशबू को तरस रहा है, वो आज आपके हाथ का प्यार भरा खाना खाए? क्या पिताजी के चले के जाने के बाद आपने अपने बेटे को भी भुला दिया है? क्या अब मैं आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा माँ? माँ कुछ पल मौन रहती हैं, फिर अचानक फूट पड़ती हैं। राजकुमार को सीने से लगा लेती हैं। तू मेरा लाल है, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? तुझे तो मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखी हूँ। तेरे बिना मेरा हर दिन अधूरा था। बस तेरे पिताजी के बिना जीने की आदत नहीं पड़ी अभी, लेकिन तू आ गया है ना, अब मैं संभल जाऊंगी। रुक, अभी तेरे लिए तेरे मनपसंद पकवान बनाती हूँ। आज तेरी रसोई फिर से जलेगी तेरे लिए, मेरे लाल। सुबह का समय। छोटे राजकुमार महाराज के पास आते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता है। भैया, क्या आपके पास थोड़ी देर के लिए समय है? मुझे आपसे कुछ जरूरी बातचीत करनी है। पर मेरे पास तो ज्यादा समय नहीं है, लेकिन अगर तुम कुछ गंभीर बात लेकर आए हो तो सुनने में कोई परेशानी नहीं है। क्या कहना है राजकुमार? मैं जानता हूं कि मैं अभी बच्चा हूं, पर अगर मैं कुछ कहूं तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? हम जानते हैं कि तुम छोटे हो, लेकिन तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। तुमने जिस तरह 1 साल में अपनी शिक्षा पूरी की, वो चमत्कार से कम नहीं। और जितना हम जानते हैं, हमारे राज्य के सबसे बड़े विद्वान भी ऐसा नहीं कर पाए। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो हम पूरी तरह से तुम्हारी बात सुनेंगे और उस पर विश्वास भी करेंगे। तुम्हारे पिता भी तुम पर गहरी आस्था रखते थे, यह हमें भी पता था। क्या सचमुच भैया पिताजी ने मुझे इतना विद्वान माना था? हाँ, हमारे पिताजी ने यह बात हमें बताया कि हमारे राजगुरु जो भविष्य देख सकते थे, उन्होंने कहा था कि आपका छोटा राजकुमार प्रकांड विद्वान बनेगा, जो महान होगा। तुमने महज 1 साल में अपनी शिक्षा पूरी कर ली, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं। अब तुम क्या कहना चाहते हो, हम सुनने के लिए तैयार हैं। भैया, पिताजी की मौत एक हादसा नहीं, एक साजिश थी। क्या तुम कह रहे हो राजकुमार? हमारी समझ से बाहर है ये बात। भैया, मैं आपको सच बताता हूँ, वो सैनिक जिसने पिताजी का हत्यारा बताया गया, वो असली कातिल नहीं था। असल हत्यारा हमारे ही बीच में है। मुझे पूरा यकीन है वो सैनिक सिर्फ एक मोहरा था। सच्चा अपराधी वो है जो अभी भी हमारे दरबार में है, जो हमारे बीच घातक खेल खेल रहा है। हो सकता है वो महामंत्री है। महाराज और राजकुमार के बीच बातचीत जारी है। राजकुमार का चेहरा गंभीर है और महाराज अभी भी हल्का सा संदेह कर रहे हैं। तुम्हारी बातों में कुछ है राजकुमार, लेकिन क्या हम सचमुच महामंत्री जी पर शक कर सकते हैं? वो तो हमारी सबसे बड़ी मददगार शक्ति रहे हैं। क्या तुम सच में मानते हो कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं? भैया, मैं जानता हूँ ये कठिन है,
लेकिन कभी कभी हमें वही लोग धोखा देते हैं जिन पर हम सबसे अधिक विश्वास करते हैं। आपने जो कहा, आंख बंद करके भरोसा करना वही समस्या है। आपने महामंत्री पर भरोसा किया, लेकिन आप उनके अतीत पूरी तरह से जानते हैं। कभी कभी किसी पर भरोसा करना महंगा पड़ जाता है। आप कल महामंत्री को शिकार पर लेकर जाइए। लेकिन क्या शिकार पर ले जाकर हम कुछ हासिल कर सकते हैं? क्या ये सही तरीका है? जी भैया, आप बस महामंत्री जी के साथ शिकार पर जाइए और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस शिकार के दौरान हमें कुछ ठोस सुराग मिलेंगे। हमारे पास सिर्फ एक मौका है और हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो हम शिकार पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ सामने आता है। महाराज महामंत्री के साथ शिकार पर निकल जाते हैं। राजकुमार ने सब कुछ अच्छी तरह से प्लान किए हुए थे। वो अपने सैनिकों को निर्देश देते हैं कि वे हर कदम पर नजर रखें ताकि कुछ भी संदिग्ध देखा जा सके। शिकार के दौरान महामंत्री और महाराज जंगल के बीच में हैं और राजकुमार कहीं छुपकर उनके हर कदम पर निगाह रखता है। बस अब समय आ गया है। शिकार का खेल शुरू होने वाला है और इस खेल में जीत हमारी होगी। मुझे बस इस मौके का सही इस्तेमाल करना है। महाराज और महामंत्री शिकार के दौरान जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक महामंत्री पीछे से तलवार निकाला और महाराज पर हमला करने चला गया। तभी राजकुमार और उनके सैनिक झाड़ियों से बाहर आते हैं और महामंत्री को पकड़ लेते हैं। इतने वर्षों तक तुमने हमारे विश्वास के साथ खेला, पिताजी को महाराज कहकर संबोधित किया, पर भीतर ही उनके अंत की साजिश रचते रहे। मैंने ही किया। वो राजगद्दी जो मेरे पूर्वजों से छीनी गई थी, उसे मैं हर हाल में वापस लेना चाहता था। और तुम्हारे पिता वो मेरी राह का सबसे बड़ा कांटा थे। सैनिकों ने महामंत्री को जंजीरों में बांध दिया, लेकिन राजकुमार शांत नहीं थे। उनके मन में एक सवाल अब भी उठ रहा था। इस विश्वासघात के पीछे कोई और भी है। महामंत्री अकेला नहीं था। इसे शरण देने वाला दरबार में कोई और भी है। चेहरा खंगालो, हर कागज, हर गुप्त पत्र जांचो। मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा, तब तक पिताजी की हत्या का हर राज न उजागर कर दूं। महामंत्री को बंदी बनाकर राजधानी लौटने की तैयारी होने लगी, पर जंगल के सन्नाटे में कोई और भी था जो दूर से ये सब देख रहा था। एक परछाई जो जानती थी ये अंत नहीं, ये तो केवल शुरुआत है। एक दिन जब हरिया अपने चाक पर मिट्टी से एक बड़ा मटका बना रहा था, तभी गांव का एक युवक वहां पर आया। अरे भैया, राम राम। अरे भैया, मुझे एक मटका दे दो। सुना है आपके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन बहुत टिकाऊ होते हैं। लो भैया, दे दो। हाँ जरूर 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 भैया, तुम बैठो, मैं तुम्हें सबसे अच्छा मटका दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में मटका पानी रखने के लिए चाहिए या किसी और काम के लिए? अरे भैया, मटका तो पानी रखने के लिए ही चाहिए। अरे गर्मी के मौसम में ठंडे पानी पीने का आहा मजा ही कुछ और है। दिखाओ भैया, बढ़िया वाला मटका दिखाओ। हरिया फिर अपनी झोपड़ी के अंदर जाकर एक बड़ा और मजबूत मटका लेकर आता है। ये लो भैया, ये मटका बहुत बढ़िया है। इसे बनाने में मैंने सबसे अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल किया है। अगर इसे ठीक से संभालोगे तो ये कई सालों तक चलेगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सचमुच आपके बनाए हुए बर्तनों का कोई जवाब नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ कितने पैसे दूं इसके? भैया 20 रुपया हुआ है आपका। 20 रुपया? हाँ, ये तो बहुत सस्ता है भैया। इतना अच्छा मटका इतने कम पैसे में, ये कैसे? अरे भैया, ये मेरा काम है। मैं जो बनाता हूँ वो दिल से बनाता हूँ। पैसे तो सिर्फ काम का हिस्सा है। हाँ,
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। आप सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं भैया। मैं हमेशा आपके पास ही आऊंगा। चलिए, राम राम। फिर वो व्यक्ति पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन अचानक से राजा को हरिया के बारे में पता चला। राजा ने सैनिकों की मदद से हरिया को महल बुलाया। हरिया, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। गांव में तुम्हारे बनाए बर्तनों की बहुत तारीफ हो रही है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम इतने कुशल कुम्हार हो। धन्यवाद महाराज। मैं तो बस अपनी मेहनत और कला के जरिए लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ और बस भगवान की कृपा है। ठीक है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा कलश बनाओ जो राजमहल की शोभा बढ़ाए। ये कलश न केवल सुंदर हो बल्कि वो सबसे अनोखा भी हो। हाँ जी महाराज, जी। ये तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि आपने मुझ पर इतना विश्वास किया। मैं पूरे मेहनत से काम करूंगा ताकि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं। बढ़िया काम करके दिखाओ। ठीक है महाराज, ठीक है, ठीक है। मैं 1 सप्ताह के भीतर आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। धन्यवाद। फिर हरिया खुश होकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। हरिया महल से लौटने के बाद फिर से अपने काम में लग गया। उसने दिन रात मेहनत की और एक ऐसा कलश बनाया जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाए। अगले दिन हरिया वो कलश लेकर महाराज के पास जाता है। वाह 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 हरिया, वाह! अरे ये तो सचमुच अद्भुत है। अरे तुम्हारी कला की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुमने तो जो काम किया है, वाह 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 वाह, क्या बात है। वाकई में शानदार है, शानदार। धन्यवाद महाराज। आपको ये मेरी बनाई हुई कलश पसंद आई, यही मेरे लिए बस बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का हमें पूरा एहसास है हरिया। मैं तुम्हें पुरस्कार स्वरूप सोने के सिक्के देना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी कला और मेहनत को और अधिक प्रोत्साहन मिले। फिर हरिया सिक्के लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। अगले दिन मंत्री महाराज के पास टूटा हुआ कलश लेकर जाता है। महाराज 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 महाराज, ये देखिए महाराज, हरिया ने हमारे साथ धोखा किया है। अरे महाराज, ये कलश हरिया की बनाई हुई है जो एक दिन में ही टूट गई। इससे साबित होता है महाराज कि उसकी कला इतनी अच्छी नहीं थी जैसा कि आपने सोचा था। मंत्री जी, ये तो बहुत गंभीर बात है। हरिया ने अपनी कला से हमारा दिल जीता था। अगर उसने सच में धोखा दिया है तो ये सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले मामले को गहराई से समझना चाहिए। अरे महाराज, मैं हूं ना, मैं समझाता हूं आपको। परंतु ये टूटे हुए कलश को देखकर आप देखिए, साफ साफ पता चलता है कि उसकी कला में ही कोई खोट है। नहीं तो एक दिन में कैसे टूट सकता है? खुद ही सोचिए, इतना पक्का कलश होता तो क्यों टूटता? ठीक है मंत्री जी, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये किसी दुर्घटना का परिणाम हो। हमें हरिया को एक और मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सके। हरिया को तुरंत दरबार में बुलवाया जाए। महाराज आदेश देते हैं कि हरिया को तुरंत महल बुलाया जाए।
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे बुलवाया। हरिया, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम्हारी कलश एक दिन में ही टूट गई। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी कलश बहुत मजबूत होती है। ये क्या है? ये तो टूट गई। महाराज, क्षमा करें, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने वो कलश पूरी मेहनत और ईमानदारी से बनाई थी। अगर वो टूट गई है तो जरूर कोई और वजह होगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं महाराज कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। ठीक है हरिया। मंत्री जी ने ये टूटा हुआ कलश हमें दिखाया और ये कहा है कि तुम्हारी बनावट में ही खोट है और उसी का परिणाम है कि कलश टूट गई। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें इस पर कोई सफाई देनी है? महाराज, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी कलश इतनी कमजोर हो ही नहीं सकती। अगर ये टूट गई है तो ये जानबूझकर भी किया जा सकता है ना। मैं विनती करता हूं कि इस कलश के टूटने की जांच की जाए। मुझे अपनी कला पर पूरा विश्वास है। ठीक है, मैं जांच करवाता हूं। मंत्री जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? महाराज महाराज महाराज, मुझे तो ये टूटे हुए कलश के अलावा कुछ नहीं पता। सीधी बात, अगर हरिया कहता है कि जांच की जाए तो ये आपकी इच्छा है। मंत्री जी, यह मामला ईमानदारी और मेहनत से जुड़ा हुआ है। हमें इसकी अच्छी तरह से जांच करनी होगी। गुप्तचर को बुलाया जाए। राजा ने तुरंत गुप्तचर को बुलाया। गुप्तचर, इस टूटे हुए कलश की जांच करो और सच्चाई का पता लगाओ। यदि यह हरिया की गलती है तो उसे सजा दी जाएगी, लेकिन अगर यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा है तो दोषियों का पता लगाओ, दोषियों को दंड दिया जाएगा। जैसा आपका आदेश महाराज, मैं तुरंत जांच शुरू करता हूँ। गुप्तचर ने कलश के टुकड़ों का निरीक्षण किया। उसने पाया कि टुकड़ों पर कुछ रासायनिक निशान थे जो सामान्य मिट्टी के बर्तन पर नहीं होते। हरिया, क्या तुमने अपने कलश में कोई रसायन मिलाया था? नहीं, मैं हमेशा शुद्ध मिट्टी का इस्तेमाल करता हूं साहब। महाराज, ये कलश जो है ये जानबूझकर तोड़ा गया है। इसमें एक विशेष रसायन डाला गया जिससे कि ये कमजोर हो गया। ये हरिया की गलती नहीं हो सकती है। तो गुप्तचर, तुम ये बता सकते हो कि ये सब किसने किया? महाराज, मैं एक बार राज्य के सभी कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ। शायद वहीं से हमें कुछ सुराग मिल जाए। ठीक है गुप्तचर, तुम्हें मेरी अनुमति है। हर कमरे की तलाशी लो और इस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचो। बस तुम जल्दी से दोषी को मेरे सामने लेकर आओ। जैसा आपका आदेश महाराज, मैं तुरंत सभी कमरों की तलाशी करता हूँ। गुप्तचर ने महल के हर कमरे की बारीकी से तलाश शुरू की। तभी उन्हें मंत्री के कक्ष में एक छोटी शीशी मिली जिसमें वही रसायन था जो टूटे हुए कलश पर पाया गया था। महाराज, ये देखिए, ये रसायन मंत्री जी के कक्ष से मिला है। ये वही रसायन है जिसे कलश कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इसकी पुष्टि के लिए इसे टूटे हुए कलश के निशान से मिलाया है। दोनों एक ही है महाराज, ये देखिए। मंत्री जी, ये क्या है? क्या ये सब तुमने किया है? महाराज महाराज महाराज, ये सरासर झूठ है। अरे मुझे नहीं पता कि ये रसायन की शीशी मेरे कमरे में कैसे आई। मुझे लगता है कि ये किसी ने मुझे फंसाने की साजिश के लिए ये शीशी मेरे कमरे में रखी होगी। महाराज, मैंने मंत्री जी के सेवक हरि से भी पूछताछ की।
उसने कबूल किया कि मंत्री जी के कहने पर उसने ये रसायन बाजार से खरीदा और कलश पर लगवाया। मंत्री जी, तुमने अपनी ईर्ष्या के कारण न केवल हरिया जैसे ईमानदार कारीगर का नाम खराब किया, बल्कि हमारे विश्वास को भी ठेस पहुंचाई है। महाराज 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 महाराज, क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी यह गलती क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हें राज्य की सेवा करने का अवसर दिया गया था और तुमने उसका दुरुपयोग किया। तुम्हें तुरंत पद से हटाया जाता है और कारावास की सजा सुनाई जाती है। सैनिकों! राजा ने मंत्री की करतूतों के लिए उसे कड़ी सजा सुनाई ताकि ऐसा कृत्य भविष्य में कोई और ना कर सके। हरिया, तुमने ईमानदारी और मेहनत से हमें यह सिखाया कि कभी भी किसी पर शक नहीं करना चाहिए। तुमने अपनी कला से न केवल हमारा दिल जीता, बल्कि तुमने हमें सच्चाई का रास्ता भी दिखाया। राजा की न्यायप्रियता और हरिया की सच्चाई ने ये साबित कर दिया कि अच्छाई और ईमानदार के सामने कोई षड्यंत्र टिक नहीं सकता।